दोस्तों, भारत इस समय जिस तरह के कदम उठा रहा है उसने बांग्लादेश को पैनिक में डाल दिया है। एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से सामने आया स्टेटमेंट, दूसरी तरफ SIR की वजह से हकीमपुर बॉर्डर से भागते बांग्लादेशी, साथ ही बांग्लादेश में होने वाले चुनाव से पहले खालिदा जिया की खराब हालत, BSF की तरफ से बॉर्डर पर तस्करी का पर्दाफाश और पूरे चिकन नेक को सील करना, बांग्लादेश और भारत से निकल कर आई, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। दरअसल इस समय जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह भारत ने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। अगर आप पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर और साफ दिखाई देती है। पूरे देश का सुरक्षा ढांचा अचानक से जिस तेजी से सक्रिय हुआ है वैसा पहले बहुत कम देखने को मिला था। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक छोटा सा बयान आया। एक लाइन का बयान था, लेकिन वजन इतना था कि पूरा स्ट्रेटेजिक सर्कल हिल गया। उन्होंने कहा कि देश को तैयार रहना चाहिए और हालात कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दिशा में जा सकते हैं। ये बात ऐसे समय पर कही गई जब पाकिस्तान की हलचलें बढ़ी है, चीन की गतिविधियां लगातार आक्रामक हो रही है और भारत अपने सभी मोर्चों को एक साथ एक्टिव कर चुका है। राजनाथ सिंह का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक संकेत है कि भारत अब रिएक्ट नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव सोच पर काम कर रहा है। सबसे पहले नजर जाती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। यह जगह वैसे तो एक छोटी सी पट्टी है लेकिन महत्व पूरे देश के लिए विशाल है। हमारे पूरे पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली ये 22 किलोमीटर लंबी लाइन भारत की नस की तरह है। पिछले एक हफ्ते में वहां जो हुआ वह सामान्य व्यवस्था नहीं थी। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, कई एजेंसियों का एक साथ सक्रिय होना और एरिया को एक पूरी तरीके से सील किया जाना, ये सब साफ बताते हैं कि भारत किसी भी संभावित खतरे को बिल्कुल शुरुआती स्तर पर रोकने की तैयारी कर चुका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस तरह के एक्शन तभी होता है जब इंटेलिजेंस इनपुट बहुत गंभीर हो। इसके साथ साथ भारत ने समुद्र में भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसका आकार पहले कभी नहीं देखा गया। अंडमान निकोबार से लेकर विशाखापट्टनम तक लगभग 14,000 किलोमीटर का नोटेम जारी किया गया। ये सामान्य मिसाइल टेस्ट वाली एक्टिविटी नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र ब्लॉक करना वही देश करता है जो या तो कोई मेजर स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट करने वाला हो या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें नौसेना का विशाल मूवमेंट शामिल हो। ये नोटेम अपने आप में एक मैसेज है कि भारत अब किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को अपने जवाब देने की क्षमता में बदल रहा है। इधर जमीन पर पाकिस्तान ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उसके 70 से ज्यादा लॉन्च पैड को बॉर्डर से पीछे शिफ्ट किया गया है। ये तभी होता है जब कोई देश अपने आतंकियों के रास्ते को छुपाना चाहता है या फिर किसी बड़े भारतीय जवाब से डरकर अपने सेटअप को अंदर कर लेता है। BSF ने खुद ये बात मानी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 से ज्यादा लॉन्च पैड्स और ठिकानों को तबाह किया था। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड दूर ले जा रहा है ताकि उन्हें आसानी से टारगेट ना किया जा सके। भारत इस बदलाव को देखकर सिर्फ नोट नहीं करता बल्कि तुरंत अपने फ्रंट्स को मजबूत कर देता है। यही कारण है कि कॉरिडोर में एक्शन बढ़ा और सीमाओं पर पेट्रोलिंग में भारी इजाफा हुआ है। देश के अंदर भी लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, कभी आर्मी की, कभी एयरफोर्स की, कभी तीनों सेनाओं की एक साथ। मेचुका से लेकर राजस्थान तक, समुद्र से लेकर पहाड़ तक, हर जगह फुल स्केल तैयारी दिखाई दे रही है। भारत अब उस मोड में है जिसे मल्टी फ्रंट रेडीनेस कहते हैं। मतलब चाहे किसी भी दिशा से खतरा आए, जवाब तुरंत मिलेगा और पूरा मिलेगा। चीन की हलचलें भी भारत को अलर्ट मोड पर रखती है। अरुणाचल के पास PLA की बढ़ती गतिविधियां, ड्रोन मूवमेंट, पेट्रोलिंग, ये सब बेहद नजदीकी से मॉनिटर किए जा रहे हैं। भारत किसी भी हाल में दो फ्रंट स्थिति को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि वायुसेना लगातार अपने बेस एक्टिव रख रही है और सेना ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है। वहीं इंडियन नेवी भी पिछले कुछ हफ्तों में असामान्य रूप से सक्रिय हुई है। बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और इंडियन ओशन रीजन में उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। कई जगह बड़े पैमाने पर अभ्यास किए गए हैं जिनका सीधा मतलब है कि भारत सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि समुद्र में भी किसी भी चुनौती का जवाब देने की स्थिति में आ चुका है। इन सबके बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी वाला माहौल नहीं बनाया जा रहा। देश चुपचाप तैयारी कर रहा है। सरकार भी लगातार रेडी पोस्चर में है लेकिन ज्यादा शोर किए बिना। जब सरकार कम बोले और सेना ज्यादा एक्टिव हो तो समझ लीजिए कि देश गंभीर मोड में है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चर्चा अचानक शुरू नहीं हुई। इसके पीछे कई लेयर्स है। इंटेलिजेंस इनपुट,
बॉर्डर पर मूवमेंट, पाकिस्तान का पैटर्न चेंज होना, चीन की बढ़ती गतिविधियां और भारत का स्ट्रेटेजिक स्पेस बढ़ाने का फैसला, ये सब मिलकर एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा, जो करना है पहले करेगा और तेजी से करेगा। दूसरी ओर छात्र आंदोलन के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा, तब लोगों को लगा कि अब राजनीति में कुछ स्थिरता आएगी। लेकिन अब दूसरी बड़ी नेता बेगम खालिदा जिया की हालत भी बेहद नाजुक है। 80 साल की खालिदा जिया ढाका के अस्पताल में भर्ती है और उनकी स्थिति को डॉक्टर बहुत गंभीर बता रहे हैं। उन्हें 23 नवंबर को गंभीर संक्रमण, फेफड़ों और दिल से जुड़ी समस्याओं की वजह से भर्ती किया गया था। इन दोनों नेताओं के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा खालीपन बन गया है। खालिदा जिया की खराब सेहत ने उनकी पार्टी बीएनपी पर भारी दबाव बना दिया है। बीएनपी को हमेशा से अवामी लीग का बड़ा विकल्प माना जाता रहा है। शेख हसीना की विदेश में मौजूदगी और अवामी लीग के बैन होने के बाद लोग बीएनपी की ओर उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन अब पार्टी की चेयरपर्सन गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले बेटे तारिक रहमान अभी भी लंदन में है। वे 2008 से वहीं रह रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका बांग्लादेश लौटना पूरी तरह उनके हाथ में नहीं है। इसके कुछ ही घंटे बाद अंतरिम सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके लौटने पर किसी भी तरह की रोक नहीं है और सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार फिलहाल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव अप्रैल 2026 तक कराए जा सकते हैं, लेकिन बीएनपी इसकी जल्दी मांग कर रही है और चाहती है कि चुनाव इस साल दिसंबर या अगले साल फरवरी तक हो। फिलहाल चुनाव की तारीख और प्रक्रिया पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरी ओर नए राजनीतिक चेहरे भी उभरने लगे हैं। छात्र नेता जिन्होंने आंदोलन को दिशा दी, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है और संविधान को फिर से लिखने की मांग कर रहे हैं। साथ ही धार्मिक कट्टरपंथी समूह भी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। जमाते इस्लामी ने हाल ही में बड़े छात्र चुनाव जीते हैं और ढाका में कई बड़ी रैलियां भी की है। विश्लेषकों का कहना है कि ये इस्लामिक समूह देश की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। मानवाधिकार संगठन भी कह रहे हैं कि एक साल पहले जिन लोगों ने जान हथेली पर रखकर प्रदर्शन किया था, उनकी उम्मीदें आज भी अधूरी है। इसी बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर एक और गंभीर समस्या उभर रही है, बच्चों का तस्करी में इस्तेमाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर गांव में 12 साल के बच्चे को 1.2 किलो सोना लेकर पकड़ा गया। सोने की कीमत 1.64 करोड़ रुपए बताई गई। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसकी मां ने उसे ये पैकेट सीमा के पास छोड़ आने को कहा था। बाद में मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चा अब जुवेनाइल होम में है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई बच्चे कभी 7 साल, कभी 12 साल, कभी 16 से 17 साल के नशा, सोना या अन्य सामान लेकर सीमा पार करते पकड़े गए। ज्यादातर मामलों में बच्चे को 500 या 1000 रुपए जैसी छोटी रकम देकर तस्करी में लगाया जाता है। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आंकड़ों के अनुसार 2021 से 2025 के बीच लगभग 80 बच्चों को तस्करी में पकड़ा गया। इस साल ही 11 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस उन क्षेत्रों से आते हैं जहां सीमा नदी के किनारे है और बाढ़ नहीं लगी है। पूरी भारत बांग्लादेश सीमा में लगभग 864 किलोमीटर हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ का है। इससे तस्करी और भी आसान हो जाती है। तस्कर बच्चों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर शक कम होता है और पकड़े जाने पर उन्हें कानूनी रूप से ज्यादा सख्त सजा नहीं मिलती। जुवेनाइल बोर्ड बच्चे को अधिकतम 3 साल तक सुधार गृह भेज सकता है। हालांकि आमतौर पर सजा इससे कम होती है। बीएसएफ का कहना है कि वे हर मामले में कानून के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन तस्कर गरीब परिवारों के बच्चों को लालच देकर फंसा लेते हैं। सीमा पर लगातार बढ़ती तस्करी दिखाती है कि सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि बच्चे अपराध का हिस्सा बनने से बच सके। फिलहाल दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं वो पाकिस्तान की तरह बनते हालात दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये कवरेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।